Start the study without wasting of time. Subscribe the channel or like the video. It's yours choice. Let's start the study without wasting of time. Subscribe the channel or like the video. It's yours choice. चैप्टर नंबर 17 में पढ़ते हैं जो है स्टार एंड द सोलर सिस्टम, यानी तारे और जो हमारा ब्रह्मांड में सिस्टम है, यानी ब्रह्मांड सोलर सिस्टम, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली एंड भुजो विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज ड्यूरिंग द समर ब्रेक। जो पहली और भुज है उन्होंने गर्मी की छुट्टियों में कहाँ पे गई? उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के विलेज गए। आफ्टर डिनर they went on the roof of the house। खाना खाने के बाद में घर की छत पर गए। It was a clear cloudless night। They were surprised to see a large number of bright stars in the sky। तो उन्होंने क्या देखा जब छत पे गए? जो आसमान है बिल्कुल नीले रंग का, बिल्कुल साफ आसमान है, क्लियर, और इस चीज़ को देखकर सरप्राइज हो गए। इन काफ़ी सारे क्या थे वहाँ पे? स्टार्स थे। They had never seen such a beautiful scene in their city। ऐसा नज़ारा उन्होंने अपने शहर में कभी नहीं देखा था। ये देखिए जैसे ही छत पे इन्होंने नज़ारा देखा, कितना ब्यूटीफुल व्यू दिखा रहा है, एकदम ब्लू स्काई, काफ़ी सारे स्टार्स चमकते हुए। ये रहा नाइट स्काई यहाँ पे दिया गया। पहली वॉन्डर वाई द विलेज स्काई वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन द बिग सिटीज। पहली जो थी, पहली ने तो क्या हुआ, पहली जो है इस नज़ारे को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए, यानी बहुत ही शॉकिंग रह गई वो इस नज़ारे को देखकर। हर ग्रैंडफादर एक्सप्लेन दैट ड्यू टू द ब्राइट लाइट स्मोक एंड डस्ट द स्काई इन बिग सिटीज इज रेयरली रेयर। उसके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया कि जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पे स्मोक और डस्ट होने की वजह से वहाँ पे इस तरह के नज़ारे नहीं दिखते। He also identified some objects seen in the night sky and told stories associated with them। तो उनके ग्रैंडफादर ने कुछ स्टार्स दिखाए और उनकी कुछ स्टोरीज बताई। नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी ए fascinating experience at a place where there are no bright lights and atmosphere is clear। यानी कि जो रात में नज़ारा होता है ये देखने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है देखने का, जो कि ब्राइट लाइट्स एंड एटमॉस्फेयर के, जबकि इस तरह का लाइट्स जो होती हैं वो बहुत ही क्लियर और साफ साफ दिखाई देती है, बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है एटमॉस्फेयर में। लुक एट द स्काई ऑन अ डार्क क्लियर नाइट। लुक एट द स्काई ऑन डार्क क्लियर नाइट। जब अंधेरी रात में आप देखोगे ऊपर तो एकदम क्लियर बिल्कुल प्योर नाइट दिखाई देगी। यू सी द एंटायर स्काई डॉटेड विद काउंटलेस स्टार। आपको क्या दिखाई देगा? जो पूरा आसमान है उसमें काफ़ी सारे स्टार्स दिखाई देंगे। सम ब्राइट एंड सम नॉट सो ब्राइट। कुछ चमकीले दिखाई देंगे, कुछ चमकीले नहीं दिखाई देंगे। ऑब्जर्व दैम केयरफुली। उनको ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। डू ऑल ऑफ दैम अपीयर टू ट्विंकल। क्या जितने स्टार दिखाई दे रहे हैं सब ट्विंकल कर रहे हैं, यानी चमक रहे हैं, यानी ब्लिंकिंग कर रहे हैं। डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल। क्या आपने कोई ऐसा स्टार देखा, ऐसा कोई तारा देखा जो ट्विंकल नहीं कर रहा हो? द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स। यानी जो ऑब्जेक्ट हैं आसमान में जो दिखाई दे रही हैं, तारे जो दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस तरह के हैं जो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं, चमक नहीं रहे, तो वो क्या है? हमें प्लैनेट्स हैं, वो प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हमारा मून है, मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। जो चांद है वो एक तरह की जो सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट है जो आसमान में चमक रही है। लेकिन तारे भी चमक रहे हैं, लेकिन क्या है कि तारे जो है ट्विंकल कर रहे हैं, झिलमिला रहे हैं, वो चांद नहीं झिलमिला रहा है, उसी चमक रहा है। द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट। यानी जो सब चीज़ें होती हैं आसमान में उसको हम क्या बोलते हैं? उसको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ये कह सकते हैं हम स्वर्गीय नज़ारा बोल सकते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं जो नाइट में आसमान में दिखाई देती हैं। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड एसोसिएटेड फिनोमिना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। यानी इस
तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना और इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। यानी जो स्टार तारा बारे में पढ़ते हैं उसको एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। इन एंशियंट इंडियन आवर एंसेस्टर परफॉर्म मैथोडिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्काई। जो पुराने समय में थे, जो हमारे एंसेंस में थे, एंसेस्टर्स थे, यानी हमारे जो पूर्वज थे, ये क्या करते थे, इन्हें तारों और चांद के अकॉर्डिंग ही ऑब्जर्वेशन करते थे। क्या ऑब्जर्वेशन करते थे? देयर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वाज हाईली एडवांस फॉर देयर टाइम। उस समय उनकी जो नॉलेज थी एस्ट्रोनॉमी को लेकर बहुत ही एडवांस थी। पैसेज ऑफ द सन, स्टार, मून एंड प्लैनेट इन द स्काई हेल्प्ड देम टू डिवाइस कैलेंडर एंड अलमांसेस। जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनकी नॉलेज जो थी इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इन चीज़ के अकॉर्डिंग क्या करते थे, कैलेंडर प्रिपेयर करते थे कि किस दिन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाएगा और वो फेस्टिवल किस डेट को आएगा, किस तिथि को आएगा, वो सब इससे में पहले ही मैनेज करते थे। इन सब के अकॉर्डिंग वो कैलेंडर बना दिया करते थे। These were often used by people in their day-to-day conduct and a better understanding of climate and rainfall pattern for timely sowing, the choice of crops, fixing the dates of season and festival। उससे क्या होता था कि जो वे रेगुलरली अपडेट करते रहते थे कि मौसम का हाल देख के कब बारिश होगी, कब कौन सा क्लाइमेट आएगा, कब सर्दियाँ रहेगी, कब क्या रहेगा। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो फार्मर्स होते थे उसके अकॉर्डिंग, उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग फसल बोया करते थे कि किस समय कैसा सीज़न रहने वाला है और किस समय कौन सा फेस्टिवल किस डेट को सेलिब्रेट किया जाएगा। लेट अस आल्सो मेक सम ऑब्जर्वेशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड लर्न अबाउट देम। चलिए यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में सीखते हैं। इज देयर चेंज इन ए शेप ऑफ मून एवरी डे। जो हमारा चांद है उसकी शेप में हर रोज एक चेंज होता रहता है। आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू बी परफेक्टली। क्या ऐसा कोई सा दिन है जिस दिन जो चांद की शेप पूरी तरह से परफेक्टली राउंड दिखाई देती है? आर देयर डेज व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल इवन इफ द स्काई इज क्लियर। क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा कौन सा दिन होगा या कौन सा दिन होता है जिस दिन जो हमारा चांद है वो आसमान क्लियर होने के बावजूद भी नहीं दिखाई देता? तो द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे। जिस दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है आसमान में, यानी उसकी पूरी डिस्क दिखाई देती है। डिस्क का कैसे मतलब है कि पूरी तरह गोल दिखाई देता है चांद जिस दिन आसमान में, उस दिन को फुल मून डे कहा जाता है। उस दिन पूरा चांद दिखाई देता है। देयर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर। पूरा चांद निकलने के बाद अगले दिन उसके साइज घटने लगता है, यानी धीरे 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 चांद थोड़ा थोड़ा दिखना कम होने लगता है। थिनर थिनर धीरे धीरे कम होने लगता है। द मून इज नॉट विजिबल। मून विजिबल वो पता ऑन द 15th डे ऑफ मून इज नॉट विजिबल। यानी जैसे आज चांद पूरा दिखाई दे रहा है तो आज से 15 दिन बाद चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। वो धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है। 15 दिन में बिल्कुल ही गायब हो जाता है, जैसे बिल्कुल नहीं दिखाई देता। A new moon day, the next day only a small portion of the moon appears। अगले दिन ही क्या होता है कि बहुत ही स्मॉल पोर्शन, बहुत ही छोटा सा हिस्सा चांद का दिखाई पड़ता है। appear in the sky, स्काई में दिखाई पड़ता है। This is known as the क्रेसेंट मून के नाम से जाना जाता है। इसको क्रेसेंट मून कहा जाता है। जिस दिन चांद गायब होने के बाद बहुत ही बारीक से चांद दिखाई दिया जाता है, उसको क्रेसेंट मून कहा जाता है। और जिस दिन पूरा दिखाई दिया जाता है उस दिन क्या जाता है, उस दिन फुल मून कहा जाता है। देन अगेन द मून ग्रो लार्जर एवरी डे। क्या होता है, फिर धीरे धीरे चांद पूरा बढ़ने लगता है, धीरे धीरे वो ग्रो होने लगता है। ऑन द 15th डे वन अगेन वी गेट ए फुल व्यू ऑफ द मून। उससे क्या होता है, 15 दिन बाद हम फिर से चांद का पूरा व्यू देख सकते हैं। यानी पहले 15 दिन जैसे सपोज करिए आज चांद पूरा दिखाई दे रहा है, तो अगले 15 दिन तक वो घटता जाएगा। जब वो बिल्कुल घट जाएगा उस दिन क्या कहा जाएगा, उस दिन बोला क्रेसेंट मून बोला जाएगा। जिस दिन पूरा खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा मतलब खत्म होने से अगले दिन जो छोटा निकलेगा उस दिन उसको बोलेंगे क्रेसेंट मून। तो फिर क्या होता है, 15 दिन बाद वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और फिर दोबारा से फुल व्यू नज़र आता है चांद का। द वेरियस शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग मंथ आर कॉल्ड फेज ऑफ द मून। यानी जो
चांद की पूरे महीने के अंदर चांद की जो शेप्स दिखाई पड़ती हैं ड्यूरिंग द मंथ, महीने के अंदर, उनको क्या कहा जाता है? फेजेस ऑफ द मून कहा जाता है, यानी चांद की फेजेस कहा जाता है। आज हल्का दिखाई दे रहा है, कल को उससे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, फिर और ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो उसको फेजेस ऑफ मून कहा जाता है। जैसे 17 पॉइंट फिगर में दिखाया गया है बुक में, एक फेजेस बना रखे हैं, जैसे यहाँ पर छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा होता जा रहा है, ये बड़ा होता जा रहा है। इस फिगर में ये फेजेस ऑफ द मून है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है फेजेस ऑफ द मून। फेजेस ऑफ द मून प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर सोशल लाइफ। जो मून के फेजेस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सोशल लाइफ में। ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द फेजेस ऑफ द मून। जनरली जितने फेस्टिवल हमारे इंडिया में मनाए जाते हैं वो चांद की फेजेस के अकॉर्डिंग ही मनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन न्यू मून। जो दिवाली है वो न्यू मून के दिन मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक बर्थडे आर सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे। यानी जो बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं या गुरु नानक का जो बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है वो फुल मून वाले दिन सेलिब्रेट किया जाता है। महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड ऑन 13th 9th ऑफ वनिंग मून। जो महाशिवरात्रि मनाई जाती है वो 13वीं नाइट को, यानी त्रयोदशी जो बोलते हैं, त्रयोदशी को मनाई जाती है। ईद उल फितर इज ऑब्जर्व्ड ऑन द डे ऑफ फ्लोइंग द साइटिंग ऑफ क्रिसेंट मून। यानी जो ईद उल फितर मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है? क्रिसेंट ऑफ द मून वाले दिन मनाया जाता है, मंथ में जब वो आता है, यानी जिस दिन चांद खत्म होने के बाद थोड़ा थोड़ा ग्रो होना स्टार्ट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम फेस्टिवल भी हम मून के फेजेस के अकॉर्डिंग मनाते हैं। ठीक है, वाई डस मून चेंज इट्स शेप एवरीडे। जो चांद है अपनी शेप एवरीडे क्यों चेंज करता है? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई फेजेस ऑफ मून अकर्स। ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो मून के फेजेस हैं हमें होते क्यों है, क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है, क्यों फुल दिखाई देता है, क्यों गायब हो जाता है। यू हैव स्टडी इन चैप्टर 16 दैट द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। हमने चैप्टर 16 में पढ़ा है कि जो चांद होता है वो अपनी कोई भी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, यानी चांद से कोई लाइट नहीं निकलती, इसकी खुद की कोई रोशनी नहीं है। व्हेन द सन एंड अदर स्टार डू, जैसे कि अदर, वेयर एज द सन एंड अदर स्टार डू, जहाँ पे जो दूसरे तारे हैं वे करते हैं, उनकी खुद की रोशनी होती है, वे चमकते हैं। वी सी द मून बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड टुवर्ड अस। क्या होता है कि जो सूरज से जो लाइट चांद पर पड़ रही होती है वो रिफ्लेक्ट होके हमें दिखाई देती है। जैसे कि नाइट डे लिखा है, ये अर्थ है और यहाँ पे ये चांद है, और इस सन से रेज आ रही है, चांद पे हुई, चांद पे गिरी, चांद से रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई दी। तो इसमें ये बताया कि हमें उस पर रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देती हैं। वी देयर फोर सी ओनली द पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अस। हम वही हिस्सा देख पाते हैं चांद का जिस हिस्से पे लाइट पड़ के वापस रिफ्लेक्टेड हो रही होती है। जैसे कि अब देखिए हमें सिर्फ आधा चांद दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक वाला पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा है, हमें सिर्फ आधा चांद दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लाइट है वो सिर्फ इसके आधे हिस्से पे पड़ रही है और यही रिफ्लेक्ट होकर हमको आ रही है, तो हमें इसलिए सिर्फ आधा चांद दिखाई दे रहा है। यानी इस चांद के जितने हिस्से पे सूरज की लाइट पड़ रही होती है उतनी ही हमारी रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई पड़ती है। देखिए जिसने लिखा मून इज विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। सनलाइट के रिफ्लेक्ट होने की वजह से मून दिखाई पड़ रहा है। अभी दिखाया गया इसमें मून का रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। ये देखिए जब इस वाले हिस्से में पड़ रही है सन की लाइट तो हमको इतना दिखाई दे रहा है, जब इतने हिस्से पड़ रहे हैं तो ये दिखाई दे रहा है, जब चांद के इतने हिस्से पर लाइट पड़ रही है तो ये दिखाई दे रहा है, जब चांद के पूरे हिस्से पर लाइट पड़ रही है तो हमें फुल मून दिखाई दे रहा है। फिर धीरे धीरे ऐसे घटना दिखाई देगा, फिर ऐसे फिर घटने लगा, फिर यहाँ पूरा ही दिखना बंद हो गया। यानी जो चांद है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है। चांद जो है पृथ्वी के चक्कर काटता है, यानी सन और मून अराउंड द सन, सॉरी सन बोल रहा, मून अराउंड द अर्थ। पोजिशन ऑफ द मून इन इट्स ऑर्बिट एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग फेसेस। ये उसकी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है चांद धरती के अपनी ही ऑर्बिट में। रिमेंबर डैट द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। यही बताया कि जो मून है वो अर्थ की चारों तरफ घूमता है। द अर्थ विद द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और अर्थ क्या घूमती है? सन के चारों तरफ घूमती है, यानी धरती के चक्कर चांद लगा रहा है और धरती
सूरज के चक्कर लगा रही है और ये साथ साथ सूरज के चक्कर लगाता है जैसे धरती के चक्कर लगा रहा होता है। कैन यू नो गैस द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सन, क्या आप सन की रिलेटिव पोजीशन जान सकते हैं, गैस कर सकते हैं। मून एंड द अर्थ ऑन द डे ऑफ फुल मून एंड ऑन द डे ऑफ न्यू मून, स्केच दीज पोजीशन इन योर नोटबुक इन योर विच पार्ट ऑफ द स्काई वुड यू लुक फॉर द फुल मून। यानी आपको फुल मून वाले दिन और न्यू मून वाले दिन जो सूर्य चांद की इमेज है उसका स्केच अपने ड्राइंग में बनाना है। द साइज ऑफ द लिमिटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ increase each day after the new moon day. After the full moon day, the sunlight part of the moon visible from the earth and decrease in size every day. जैसे जैसे जिस पोर्शन पे चांद के लाइट पड़ती जाएगी उतना उतना हिस्सा में रोज दिखता जाएगा। जैसे जैसे लाइट घटती जाएगी उस पर चांद के पोर्शन पे गिरने से उतना हिस्सा में नहीं दिखेगा। यहाँ पे एक्टिविटी में दिया गया है आई हैव हियर डैट वी नेवर सी द बैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, इट्स ट्रू। इसमें कहने का मतलब यह है कि जो हमारा चांद है हमने उसकी कभी भी उसके बैक साइड में नहीं देखा कि वो बैक साइड से कैसा दिखता है। चांद का हमें सिर्फ फ्रंट एरिया ही दिखाई देता है। तो उस एक्टिविटी को क्या कैसे दिया जाता है, ड्रॉ ए सर्कुलर अबाउट 1 diameter ऑन द ग्राउंड, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यू रिवॉल्व अराउंड योर friend in such a manner that your face always remain towards him। उसने क्या किया, एक सर्कल खींचो और उसमें एक उसके सेंटर में अपने फ्रेंड को खड़ा कर दो और तुम उस सर्कल के चारों तरफ चक्कर लगाओ और ध्यान दे कि जो आपका चेहरा है वो आपके फ्रेंड के चेहरे की तरफ ही रहे। कैन योर फ्रेंड सी योर बैक, क्या तुम्हारा फ्रेंड आपकी बैक साइड देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। हाउ मैनी रोटेशन डिड यू कंप्लीट इन 1 revolution, द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन सिमिलर मैनर। इसी मैनर में जो चांद है वो भी अर्थ पे चक्कर लगाता है। जैसे कि अभी इसमें बताया गया है कि एक्टिविटी में एक गोला बना दिया हमने 1 मीटर का, उसके सेंटर में आपके फ्रेंड को खड़ा कर दिया और आप उस गोले के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और चक्कर लगाते समय जो आपका चेहरा है वो आपके फ्रेंड के चेहरे के सामने रहेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके फ्रेंड को सिर्फ आपका चेहरा ही दिखाई देगा, आपकी बैक यानी पीछे का हिस्सा नहीं दिखाई देगा। ठीक इसी तरह जो चांद है वो भी इसी तरह चक्कर लगाता है, इसलिए हमें चांद के पीछे का हिस्सा नहीं दिखाई देता, हमेशा फ्रंट दिखाई देता है। द मून कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। जैसे कि चांद अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है, जितने समय में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है उतने समय में क्या है अर्थ के एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कैन वी हियर एनी साउंड ऑफ द मून, क्या हम साउंड चांद पर कोई आवाज़ सुन सकते हैं। We learned in chapter 13 that the sound cannot travel when there is no medium. Then how can we hear any sound on the moon? यानी हम चैप्टर 13 में पढ़ा है कि साउंड जो है, आवाज़ जो है वो बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती, उसके लिए कुछ ना कुछ मीडियम होना ज़रूरी है। चांद में कोई मीडियम नहीं है। द मून सरफेस, ये देखिए चांद की सरफेस के बारे में पढ़ा कि चांद की सरफेस कैसी है। द मून इज़ fascinating object for poets and storytellers, but when astronauts land on the moon they found that moon surface is dusty and barren। जो मून है, जो स्टोरीज में बताया गया है कि चांद इतना खूबसूरत है, देखने में इतना फैसिनेटिंग है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब एस्ट्रोनॉट्स हमारे चांद पर लैंड हुए तो उन्होंने पाया कि उसकी ज़मीन ही बहुत ही ख़राब है, बहुत ही डस्टी है, गंदी है, उसमें काफ़ी सारे गड्ढे हैं। देयर आर मैनी क्रेटर्स और डिफरेंट साइज, उसमें कई तरह के गड्ढे हैं, बड़े बड़े अलग अलग साइज के। इट आल्सो हैज़ ए हायर नंबर ऑफ स्टेप एंड हाई माउंटेन्स, उसमें कई कितने सारे पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं चांद पर। सम ऑफ दीज आर एज हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ, कुछ ऐसे हैं कि जैसे धरती पर बड़े बड़े पहाड़ अवेलेबल है, ऐसे ही चांद पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी हैं और इस तरह गड्ढे में दिखाई गई है चांद की स्पेस यानी सरफेस ऑफ द मून, जो चांद की है उसकी सरफेस दिखाई गई है। एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून, एस्ट्रोनॉट जो चांद पर गया है उसकी फोटो दिखाई गई है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, ऑन जुलाई 21, 1969 इंडियन टाइम द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था वो पहला इंसान था जो कि चांद पर गया था। कब गया था, 21 जुलाई 1969 में।
He was followed by Edwin Aldrin. The moon has no atmosphere, it has no water. Can any life exist on the moon? चांद पर ना तो कोई एटमॉस्फेयर है ना कोई पानी है, क्या वहाँ पे जीवन संभव है? तो अब हम यहाँ पे पढ़ते चांद के बारे में यही था कि किस तरह कैसे चांद की सरफेस है और कैसा वहाँ पे वातावरण है। अब पढ़ते हैं स्टार्स के बारे में। द स्टार्स तारे हैं, तारों के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट अदर ऑब्जेक्ट डू यू सी इन द नाइट स्काई? क्या आप और क्या क्या ऑब्जेक्ट देखते हैं रात को नाइट में, आसमान में? देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ स्टार इन द स्काई। आसमान में जो है बहुत सारे स्टार्स हैं, लार्ज नंबर में स्टार्स हैं। ऑब्जर्व केयरफुली ऑन ए डार्क नाइट। अंधेरी रात में बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। फ्रॉम ए पैलेस अवे फ्रॉम ए बिग सिटी आर ऑल द स्टार्स इक्वली ब्राइट। यानी सिटी से दूर देखेगा या किसी गांव में से देखेगा जो स्टार से जो आपको दिखाई दे रहे हैं क्या हमें इक्वली ब्राइट हैं, क्या सबकी चमक एक जैसी कि सभी एक जैसे चमकते हैं? आर दे ऑफ द सेम कलर? क्या सभी का कलर सेम है? इनफैक्ट स्टार्स एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। जबकि जो तारे हैं अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं, यानी लाइट प्रोड्यूस करते हैं। द सन इज आल्सो ए स्टार। जो सूरज है वो भी एक तरह का स्टार है, उसको हम स्टार कह सकते हैं। वाई डज इट अपियर सो लार्ज कंपेयर टू द अदर स्टार्स? जो सूरज है हमारा वो भी स्टार है, लेकिन वो स्टार के मुकाबले क्यों इतना बड़ा दिखाई देता है? स्टार छोटे छोटे दिखाई देते हैं क्यों? विच अपियर्स बिगर अ फुटबॉल पैलेस नियर यू और अ फुटबॉल पैलेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे एक फुटबॉल आपके बिल्कुल पास रखी हुई है और दूसरी फुटबॉल आपसे 100 मीटर दूर रखी हुई है। जो फुटबॉल आपके पास रखी हुई है वो आपको बड़ी दिखाई देगी, जो फुटबॉल आपसे 100 मीटर दूर रखी हुई है वो छोटी दिखाई देगी। ठीक उसी प्रकार जो सूरज है वो हमें बड़ा दिखाई देता है और जो तारे हैं वो छोटे दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब कहने का यह है कि द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम फार्दर अवे देन अस देन द सन, देयरफॉर द स्टार अपीयर टू अस लाइक अ पॉइंट। जो स्टार्स हैं यानी तारे जो हैं वे हमसे या फिर सूरज से बहुत ही मिलियंस दूर हैं, यानी मिलियंस ऑफ टाइम दूर हैं, यानी बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं, इसलिए हमको तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं और सूरज बड़ा दिखाई देता है। द सन इज़ नियरली 15 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सूरज है वो अर्थ से कम 150 यानी 150 किलोमीटर मिलियन दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमसे। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज प्रोक्सिमा। जो अगला स्टार है, जो नियरेस्ट तारा है, एक तो हमारा सन हो गया, ये भी तारा है जो हमारे सबसे पास है, जिसकी डिस्टेंस ये दी गई है 150 मिलियन किलोमीटर। दूसरा स्टार क्या है? प्रोक्सिमा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। इट इज़ एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट, इसकी डिस्टेंस यहाँ पे दी गई है, जिसको ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा, 40,000,000 समथिंग किलोमीटर दी गई है फ्रॉम द अर्थ। उसकी डिस्टेंस कितनी है जिसको हम ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे? कैन यू रीड द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स? क्या आप इस डिस्टेंस को किलोमीटर पढ़ सकते हैं आसानी से? सम स्टार्स आर इवन फर्दर अवे। कुछ तारे इसी तरीके से काफ़ी दूर हैं और इससे भी ज़्यादा दूर हो सकते हैं। सच लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस इन अनदर यूनिट नोन एज लाइट ईयर। इस तरह की जो लार्ज डिस्टेंसेज हो गया उसको हम किलोमीटर में न पढ़ के हम उसको लाइट ईयर में रीड करते हैं। अब लाइट ईयर में इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये डिस्टेंस कितनी होती है कि लाइट के थ्रू एक साल में ट्रैवल की गई लाइट जो होती है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। रिमेंबर डैट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अबाउट, कितनी दी गई है यहाँ पे? जो स्पीड ऑफ लाइट दी गई है ये दी गई है यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। Thus the distance of the sun from the earth may be said to be about 8 light minutes. The distance of Alpha Centauri is about 4.3 light years। यानी जो अल्फा सेंचुरी की डिस्टेंस है वो कितनी दिखाई गई है यहाँ पे? 4.3 लाइट ईयर्स दूर दिखाई गई है। In fact, the stars are present in the sky during the day time, so however they are not visible then because of the bright of sunlight। जो हमारे तारे हैं दिन में भी चमकते हैं लेकिन सूरज की ज़्यादा रोशनी होने की वजह से हमें ठीक से दिखाई नहीं देते। ऑब्जर्व सम
prominent star on a group of stars in the sky for about 2 hours or more. What do you find? Do you find any change in the position of star in the sky? आप कुछ कम से कम 2 घंटे तक आसमान में देखेंगे तो क्या आपको स्टार की पोजीशन में ये जगह पे कुछ चेंज दिखाई देगा कि पहले ये स्टार यहाँ तब यहाँ पहुँच गया? विल यू फाइंड दैट द स्टार अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? क्या आपने देखा है कि जो तारे हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं? अ स्टार विच राइज इन द ईस्ट इन द इवनिंग सेट इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। यानी जो तारा ईस्ट में ग्रो हुआ था वो शाम को आपको वेस्ट में दिखाई देगा। वाई डू स्टार अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? लेट अस फाइंड आउट। जो तारे हैं, जैसे कि तारा आपने सुबह देखा वो ईस्ट में था, शाम को देखा वो वेस्ट में दिखाई दे रहा है, तो हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि तारे ईस्ट टू वेस्ट मूव कैसे करते हैं और क्यों मूव करते हैं। जैसे एक्टिविटी में बताया गया है, एक एग्जाम्पल, स्टैंड इन अ सेंटर ऑफ ए बिग रूम। अब एक बड़े कमरे के सेंटर में खड़े हैं, बीचों बीच खड़े हैं, एंड स्टार्ट रोटेटिंग इन विच डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट इन द रूम अपीयर टू मूव। और आप घूमना स्टार्ट कर दें तो आपको क्या लगेगा? अगर आप लेफ्ट टू राइट घूम रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट हैं वो भी आपके अपोजिट डायरेक्शन में पीछे मूव कर रही हैं। डू यू सीन देम मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू योर मोशन? जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके ऑब्जेक्ट मूव करते हुए दिखाई देंगे। पहली रिकॉल्स डैट व्हेन शी इज ए मूविंग ट्रेन। पहली कहती है कि जब वो एक मूविंग ट्रेन में जा रही है, द नियर बाई ट्रीज, जो उसके आसपास पौधे थे, ट्रीज थे, बिल्डिंग्स थी, अपीयर टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। उसको में पीछे की डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। आपने देखो जब आप कहीं बस में या ट्रेन में जा रहे होते हैं तो जो बाहर देखोगे विंडो से जो पेड़ पौधे होते हैं वो पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। अगर आप फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ जा रहे हैं तो पीछे की तरफ जाते दिखाई पड़ते हैं। इफ़ द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यदि आपको स्टार्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कुड इट मीन दैट द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? इसका मतलब यह है कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है। अभी एक्टिविटी में पहले ने बताया कि माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट देयर इज वन स्टार इन द स्काई विच डज नॉट मूव एट ऑल, हाउ इट इज़ पॉसिबल? उसके फादर ने बताया कि एक तारा ऐसा भी है जो मूव नहीं करता, यानी जो अपनी ही पोजीशन पे दिखाई देता है। क्या ये पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि तारे जो ईस्ट में दिखाई दे रहे हैं शाम तक वेस्ट में दिखाई देते हैं, तो ये कैसा तारा है जो इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती? तो इसको बोलते हैं पोल स्टार बोलते हैं। ये जो है यहाँ पे होता है अर्थ के एक्सिस के सेंटर में होता है, इसलिए हमको ये पोजीशन चेंज करता हुआ दिखाई नहीं देता। जैसे ये हम आपको एग्जांपल बताएं, आप अपने कमरे में हैं और आप चारों तरफ घूम रहे हैं तो आपको चीज़ें पीछे मूव करती दिखाई दे रही, लेकिन जो फ़ैन है, फ़ैन आपके सर के ऊपर है, वो मूव करता नहीं देगा, वो ना आगे हटेगा ना पीछे हटेगा, वो सेंटर में दिखाई देगा। ठीक इसी तरह ये स्टार है जिसको पोल स्टार बोलते हैं, ये भी मूव करता दिखाई नहीं देता। तो इसमें वही सब बताया गया, इस एक्टिविटी में दिखाया गया है। टेक एन अम्ब्रेला एंड ओपन इट, मेक अबाउट 10 to 15 स्टार आउट वाइट पेपर, पेस्ट ऑन द स्टार एट पोजिशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ द अम्ब्रेला एंड अदर एट डिफरेंट प्लेस ऑन द क्लॉथ नियर द एंड ऑफ ईच स्पोक। देखिए इसमें एक स्टार यहाँ सेंटर में लगा दिया ये और बाकी स्टार इसके चारों तरफ लगा दिया अम्ब्रेला के। जैसे इसको घुमा रहा है तो अगर इनकी पोजीशन चेंज होती दिखाई दे रही है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, लेकिन जो स्टार सेंटर में है ये नहीं मूव कर रहा है, ये यहीं पे दिखाई दे रहा है। पोल स्टार डज नॉट अपीयर टू मूव, जो पोल स्टार है वो मूव करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो पोल स्टार है ठीक ऐसी लोकेशन पे निकलता है, इससे ये मूव करता हुआ दिखाई नहीं देता। देयर इज एक्चुअली स्टार द पोल स्टार विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस, जो अर्थ की एक्सिस है, सेंटर की एक्सिस है, उस पे यानी उसकी लोकेशन में सिचुएटेड है, इसलिए वह मूव करता हुआ नहीं दिखाई देता है। ये लिखा है इट डज नॉट अपीयर टू मूव, ये मूव करता हुआ नहीं दिखाई देता, इसको हम पोल स्टार बोलते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं? लुक एट द स्काई फॉर सम टाइम, कैन यू सी सम स्टार फॉर्मिंग ग्रुप विद शेप लाइक दोज, जैसे सेंटीमीटर फिगर में दिखाई गई है कि आप कुछ समय के लिए आसमान में देखिए और आपको कुछ इस तरह की फिगर बनाई दिखाई देंगी तारों को जोड़ के। जैसे कि तारे को इनको जोड़ोगे आप तो कुछ इस तरह की फिगर्स आकृति आपको आसमान में दिखाई देगी अगर आप उन तारों को जोड़कर देखोगे, जैसे इस फिगर में दिखाई गई है।
द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज़ ए रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। यानी जो तारों के ग्रुप को जोड़कर जो इमेज बनती है उसको हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। इन इमेज को कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। तो कॉन्स्टेलेशंस वर डिवाइज्ड बाय एंशिएंट पीपल टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज स्टार इन द स्काई। द शेप ऑफ कॉन्स्टेलेशंस रिसेंबल ऑब्जेक्ट फैमिलियर टू दोज पीपल। जो हमारे एंशिएंट टाइम है, टाइम से इन चीज़ों को इस तरह की इमेजेस को देखा जाता है जो ये आसमान में इस तरह की दिखाई देती हैं। डिफरेंट टाइप की इमेज बनी है, इनका नाम भी दिया है। जैसे ए वाली इमेजेस को ग्रेट बियर एक भालू की तरह दिखाया गया है, एक ओरियन की तरह दिखाया गया है, एक कैसोपिया की यहाँ पे लेडी बैठी हुई है, इसकी इमेज दिखाई गई है। जो मेनली स्टार्स हैं जो येलो लाइन हुई है ये स्टार्स दिखाए गए हैं। येलो लाइन पे जो है ये स्टार्स हैं। देखिए लियो मेजर एक लायन की दिखाई गई है। ठीक है, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टेलेशन इन द नाइट स्काई। आप आसमान में कुछ कॉन्स्टेलेशंस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर दिस यू शुड नोट व्हाट अ पर्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन लुक लाइक। लेकिन आपको उसके लिए यह जानना जरूरी होगा कि कौन सा कॉन्स्टेलेशन की इमेज किस तरह दिखाई देती है। एंड वेयर टू लुक फॉर इन द स्काई इन द नाइट स्काई। और रात में किस जगह पर देखनी चाहिए, यानी किस लोकेशन पर हमको देखना होगा नाइट में आसमान में। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टेलेशन विच यू कैन सी ड्यूरिंग समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ नाइट इज उर्सा मेजर। क्या बताया कि जो आप जनरली आप देख सकते हैं गर्मियों के समय में एक इमेज दिखाई दी जाती है जिसका नाम है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर के नाम की एक इमेज दिखाई देती है। ये देखिए यहाँ पे दिखाई है ना, ये उर्सा मेजर यानी सप्तऋषि, इसको बोलते हैं सप्तऋषि। ये वाली इमेज दिखाई गई है, इस तरह की दिखाई देगी। ऊर्जा मेजर में नाम मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इस तरह की इमेज दिखाई देगी गर्मियों के समय में। इट इज़ आल्सो नोन एज बिग डिपर, द ग्रेट बियर और द सप्तऋषि। इसको बिग ग्रेट बियर भी कहा जाता है। ये वाली इमेज, ये जो ए नंबर है, इसको सप्तऋषि भी कहा जाता है और ग्रेट बियर भी कहा जाता है। ये गर्मियों के समय आपको दिखाई दे सकती है अगर आप ध्यान से देखेंगे। देर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार इन द कॉन्स्टेलेशन। इस तरह के बहुत सारे 7 स्टार्स हैं जो कि इस तरह की इमेज बनाते हैं। इट अपीयर्स लाइक ए बिग लैडर और क्वेश्चन मार्क, जो कि आसमान में एक लेडर की तरह दिखाई देते हैं और एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देते हैं। देयर आर 3 स्टार इन द हैंडल ऑफ द लैडर एंड 4 इन इट्स बॉल। जिसमें इसमें लेडर में 3 स्टार दिखाई देते हैं और 4 बॉल की तरह दिखाई देते हैं। इन ऑल एंशिएंट कल्चर्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो इमेज दिखाई गई है 17.12 में, ये देखिए 3 स्टार्स, एक तो लेडर की तरह दिखाई गई है यानी इस तरह, ये 1 2 3 स्टार, फिर एक यहाँ पे एक बॉल की तरह दिखाई गई है। इस तरह की इमेज भी आसमान में देखने को मिलती है। In all ancient cultures, very interesting mythological stories have been associated with the various constellations. जो पुराने समय में है इन स्टार से रिलेटेड काफ़ी तरह की स्टोरीज जो हैं बनाई गई हैं इनसे रिलेटेड। यहाँ सप्तऋषि के बारे में कहते हैं, क्या बताया गया है उर्सा मेजर के बारे में। इसको 2 नाम से जाना जाता है, उर्सा मेजर और सप्तऋषि। सप्तऋषि हैज़ बीन एसोसिएटेड विद 7 well-known ancient Indian sages or rishis as shown in the figure below। यानी 7 ऋषियों के नाम से इसको जाना गया है जो इसमें नाम दिए गए हैं। The 7 sages who form the सप्तऋषि, जो एक सप्तऋषि बनाते हैं। Preserve the external knowledge of the Vedas जिनके and explain it to people every new age, जो कई तरह की डिफरेंट टाइप्स नॉलेज देते हैं, जो कि कई तरह की नॉलेज भी एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे दिखाए गए हैं 7 हैं, ये अलकायदा, मिजायरा, अलोहा, मेग्रेज, पेरास, मेरक, दुबे, ये 7 तरह के स्टार्स मिलके यहाँ पे ये इमेज बनाते हैं जो किस तरह की दिखाई देती है, जैसे लड़की देख रही है इस फिगर में। एक्टिविटी 17.6 में ऑब्जर्व द कॉन्स्टेलेशन फॉर अ फ्यू आवर्स। कुछ घंटों के लिए आप इन कॉन्स्टेलेशन को ऑब्जर्व करिए। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द शेप, क्या आप इसकी आकृति में कोई शेप दिखाई देता है, कुछ शेप आपको महसूस होता है। डू यू फाउंड एनी
चेंज इन पोजिशन, क्या वो कोई पोजिशन में चेंज भी दिखाई देता है। यू विल ऑब्जर्व दैट द शेप ऑफ कॉन्स्टलेशन रिमेन द सेम, आप क्या पाएंगे कि जो उनकी इमेज है उसकी शेप है वो सेम रहती है और चेंज नहीं होती। यू विल आल्सो फाइंड दैट द कॉन्स्टलेशन अपियर टू मूव इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टलेशंस हैं उसकी इमेज ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूव करती दिखाई देगी। आई हैव रीड दैट वी कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर, यानी हम जो पोल स्टार है उसके अकॉर्डिंग हम उर्सा मेजर को लोकेट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि पोल स्टार यहाँ दिखा गया, पोल स्टार यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसी से ये उर्सा मेजर की शेप भी इसके आसपास दिखाई दे रही है। इस वाली इमेज में देखिए 17.14 में, इस वाली में राइट साइड में जो गई है ये हमें पोल स्टार है हमारा, और फिर यहाँ से इसकी इमेजेस दिखाई गई हैं। इस साइड भी इमेज दिखाई दे रही है उर्सा मेजर की है ये वाली, और इस साइड भी ये उर्सा मेजर की इमेज दिखाई दे रही है और यहाँ भी दिखाई दे रही है, चारों तरफ इसकी ये इमेज दिखाई दे रही है। यानी हम पोल स्टार से इसको लोकेट कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग ए समर नाइट, गर्मी की रात में उर्सा मेजर 3-4 टाइम्स एट द इंटरवल ऑफ 2 to 3 आवर्स, यानी 2 से 3 घंटे के अंदर 3 से 4 बार दिखाई देता है। आल्सो लोकेट द पोल स्टार ईच टाइम डज द उर्सा मेजर अपियर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इसी तरह हिसाब से जो उर्सा मेजर है ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होता हुआ दिखाई देता है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इससे ये रोटेट होता हुआ दिखाई देता है। डज इट अपियर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार, ये पोल स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व होता नजर आता है। ये इसकी फिगर दिखाई गई थी, पोल स्टार चारों तरफ, ये हमारा उर्सा मेजर जो रिवॉल्व कर रहा है। इनफैक्ट ऑल द स्टार्स अपियर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार, लेकिन जहाँ इनफैक्ट फैक्ट ये है कि जितने भी स्टार्स हैं पोल स्टार के चारों तरफ रोटेट करते नजर आते हैं और करते भी हैं। नोट दैट द पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द साउथर्न हेमिस्फीयर, जो साउथर्न हेमिस्फीयर एरिया वहाँ से पोल स्टार नजर नहीं आता। सम ऑफ द नॉर्दर्न कॉन्स्टलेशन लाइक उर्सा मेजर में आल्सो भी नॉट विजिबल, तो कुछ कॉन्स्टलेशन है नॉर्दर्न मेजर साइड से भी नहीं दिखाई देते। जो उर्सा मेजर है वो नॉर्दर्न साइड से भी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइड से भी नहीं दिखाई देता। अब पढ़ते हैं इसमें जो जितने की तरह की कॉन्स्टलेशन दी गई है इनके बारे में। जो सबसे पहले दिया गया हमारा ओरियन, ओरियन यानी जो इस तरह का एक व्यक्ति दिखाई देता है, जो हमें आसमान में दिखाता है इस तरह की इमेज दिखाई देती है, इस तरह ये स्टार्स बने दिखाई देते हैं और फिर इस तरह हम एज्यूम करते हैं कि ये इस तरह का व्यक्ति है ओरियन, जो इस तरह एक हाथ में एक कवर करने के लिए रखा है। ओरियन इज अनदर वेल नोन कॉन्स्टलेशन दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग, ये भी एक तरह का कॉन्स्टलेशन है जिसको हम सर्दियों में रात को ये लेट इवनिंग में देख सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिकेंट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, ये बहुत ही मैग्निफिकेंट है, मैग्निफिसेंट है मतलब कि इसको बहुत ही ज़्यादातर देखा जा सकता है, बहुत अच्छे से दिखाई पड़ता है आसमान में। इट आल्सो हैज़ 7 और 8 ब्राइट स्टार्स, इसमें 7 से 8 चमकीले तारे दिखाई पड़ते हैं जैसे फिगर में दिखाए गए हैं। ओरियन इज आल्सो कॉल्ड द हंटर, इसको जो ओरियन है इसको हंटर भी कहा जाता है, यानी हंटर जो शिकार वगैरह करते हैं इस तरह उसको हंटर बोलते हैं, एक हंटर की तरह भी कहा जाता है ओरियन को। द 3 मिडल स्टार रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर, जो बीच के 3 स्टार हैं यहाँ पे ये हंटर की बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहाँ पे जो 3 स्टार दिखाए गए हैं ये हंटर की बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। The 4 bright stars appear to be arranged in the form of quadrilateral, जिस बाकी के 4 स्टार हैं वे एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं। द स्टार साइरस विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, जो ब्राइटेस्ट स्टार है सीरस ये साइरस विच इज लोकेटेड इन द स्काई, जो स्काई में लोकेटेड है, इज लोकेटेड क्लोज टू द ओरियन, यह ओरियन के बहुत ही क्लोज होता है। जो ओरियन है उसके बहुत ही क्लोज लोकेटेड होता है सीरियस वाला सीरियस स्टार जो हमारा। टू लोकेट सीरियस इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल लाइन ऑफ स्टार ऑफ द ओरियन, लुक अलोंग दिस लाइन टुवर्ड द ईस्ट, यहाँ से एक तरह से लाइन स्टार ये दिखाई देती है जो कि ओरियन के 3 मिडल स्टार से पास होती ही नजर आती है। लुक अलोंग दिस लाइन टुवर्ड्स द ईस्ट,
दिस लाइन विल लीड यू अ वेरी ब्राइट स्टार इन द इट इज सीरियस। अगर आप इस लाइन के थ्रू देखोगे तो आपको, इस लाइन से अगर आप देखोगे तो आपको इसके सीध में एक ही बहुत चमकीला तारा दिखाई देगा, इसको सीरियस कहा जाता है। इस बेल्ट की एकदम इस डायरेक्शन में, इस लोकेटिंग सीरियस की लोकेशन दिखाई गई है। इसमें ये फिगर दिखाई गई है आपको हंटर की या ओरियन की, जो ओरियन को हम बोलते हैं। अब यहाँ पे ये दिखाया गया हमारा द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम दिखाया गया पूरा हमारा। ये सन है, सन के फिर यहाँ पे इसके पास मरकरी है, वीनस है, अर्थ, मार्स, ये हमारे सारे जो प्लैनेट्स हैं वो दिखाए गए हैं। तो इसमें सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया गया है। 17.4 द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। इट कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड एंड मेटेरोइड्स। जो सन है, सन के चारों तरफ कई तरह की डिफरेंट टाइप्स की बॉडीज रिवॉल्व करती हैं, जिसमें हमारे प्लैनेट्स भी आते हैं, कॉमेट्स भी आते हैं, यानी जो एक्स्ट्रा बॉडीज होते हैं आसमान उसमें सोलर मंडल में, वो चारों तरफ सूरज के रिवॉल्व करती रहती हैं। सच एज प्लैनेट, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड एंड मेटेरोइड्स। ये सब इस तरह के कॉमेट्स होते हैं जो उसके आसपास घूमते रहते हैं, एस्टेरॉइड्स होती हैं, मेट्रोइड्स होती हैं, ये सब घूमते रहते हैं। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट। यानी जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है सूरज और इन चीज़ों के बीच में, वो इनको अपने चारों तरफ घुमाता रहता है। यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। द अर्थ एज यू नो आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो अर्थ है वो भी सन के चारों तरफ घूमती है। इट इज़ ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम, ये भी सोलर सिस्टम का एक मेंबर है, एक हिस्सा है सोलर सिस्टम का। इट इज़ ए प्लैनेट। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड सन। एक तो ये प्लैनेट है हमारा अर्थ जो सन के चारों तरफ घूमता है। इसके अलावा 7 प्लैनेट और हैं जो सन के यानी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। द 8 प्लैनेट इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मरकरी। आर मतलब जो ऑर्डर है प्लैनेट का सन के चारों तरफ घूमने का, सबसे पहले कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है, वो ऑर्डर दिया गया है। सबसे पहले मरकरी, मरकरी सबसे पास में है सूरज के, फिर वीनस, अर्थ, अर्थ हमारा 3rd नंबर पे आता है, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये सभी प्लैनेट सीरीज में दिखाए गए हैं कि जो सन से पास में पड़ते हैं। पहले कौन सन के पास है, फिर उससे दूर कौन है, फिर उससे दूर कौन है, एक सीरीज में दिखाए गए हैं। सोलर सिमेट्रिक व्यू ऑफ द सोलर सिस्टम। इसमें एक सिमेट्रिक व्यू दिखाया गया है सोलर सिस्टम का, ठीक है। अब पढ़ते हैं यहाँ पे एक जो हमारा प्लूटो था, एक प्लूटो एक तरह का प्लैनेट था, वो अब हमारी इन काउंटिंग्स में नहीं होता, यानी उसको हम काउंट नहीं करते एज ए प्लैनेट। इसके बारे में पढ़ते क्यों नहीं किया जाता। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, टिल 2006 देयर वर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। 2006 तक 9 प्लैनेट थे सिस्टम में। प्लूटो वाज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। जो प्लूटो था एक प्लैनेट था जो कि सूरज से सबसे दूर था। इन 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी AIU एक संस्था है, अडोप्टेड न्यू डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट, जिसने एक नई डेफिनेशन दी प्लैनेट्स के बारे में। प्लूटो डज नॉट फिट दिस डेफिनेशन, लेकिन प्लूटो जो था उस डेफिनेशन के अंदर नहीं आता था, यानी उस डेफिनेशन की जो कंडीशन थी उसको फुलफिल नहीं करता था। इट इज़ नो लॉन्गर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, इसलिए उसको सोलर सिस्टम का प्लैनेट से हटा दिया गया। यानी जो डेफिनेशन बनाई उसके अकॉर्डिंग जैसा ही प्लैनेट थे में उस चीज़ को फुलफिल कर रहे थे कि हाँ ये सब क्राइटेरिया होता है तो उन चीज़ों का प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन जब प्लूटो था, प्लूटो उन सब कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको सोलर सिस्टम से रिमूव कर दिया गया, उसको काउंट नहीं करते, उसको हटा दिया गया, उसको अब सोलर सिस्टम की गिनती में नहीं रखते। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। सन हमने पढ़ा है एक तरह का ये भी स्टार है जो कि बहुत ही पास है हमारे। इट इज़ कंटिन्यूसली एमिटिंग हग अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। ये बहुत ही हग अमाउंट में यानी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या करता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। द सन इज सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। जो सूरज है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, धरती पर जितनी भी एनर्जी आती है जनरली सूरज से ही आती है, तो हम उसको कह सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हमारा सन ही है। इनफैक्ट द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट, जो कि इनफैक्ट
मतलब कि हम कहें कि जो मेन सोर्स है हीट का वो हमारा सूरज ही है। एंड लाइट ऑफ ऑल द प्लैनेट, और सभी प्लैनेट पे रोशनी के लिए भी सूरज ही मेन सोर्स है, यानी बिना सूरज के रोशनी नहीं होगी। द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। जो प्लैनेट्स हैं वे भी स्टार की तरह दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनकी खुद की कोई रोशनी नहीं है। दे मेरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट डेट फॉल्स ऑन देम। वे रिफ्लेक्ट करते हैं जो उन पर सनलाइट यानी जो सूरज की किरणें उन पर पड़ती है, उसी की वजह से जो प्लैनेट है वे रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए वे दिखाई पड़ते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार? क्या आप प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट्स फ्रॉम द स्टार इज डैट स्टार ट्विंकल वेयर एज प्लैनेट डू नॉट। तो सिंपल से बात यह है कि जो तारे और प्लैनेट है उनमें क्या डिफरेंस है कि हम यह डिफरेंस कर सकते हैं कि जो तारे हैं वे ट्विंकल करते हैं यानी चमचमाते हैं यानी झिलमिलाते हैं, और जो प्लैनेट्स होते हैं वे झिलमिलाते नहीं हैं, वे चमकते नहीं हैं जैसे तारे चमकते हैं। तो यही एक मेनली डिफरेंस है। आल्सो द प्लैनेट कीप चेंजिंग देयर पोजिशन, और जो प्लैनेट्स हैं वे अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं, यानी अगर घूम रहे हैं रिवॉल्व कर रहे हैं सूरज के, तो जाहिर सी बात है अपनी जगह भी चेंज कर रहे होंगे, और स्टार्स नहीं करते। विद रेस्पेक्ट टू द स्टार, स्टार्स के रेस्पेक्ट में वे घूम रहे होते हैं। अ प्लैनेट हैज़ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन। जो प्लैनेट है उनका एक डेफिनेट पाथ है, एक रास्ता है जिसके चारों तरफ में घूमते हैं, यानी अपनी मर्जी से, ये नहीं कि किधर को भी घूमेंगे। एक परफेक्ट या कंटिन्यूस हम बोलते हैं कि एक रास्ता बना हुआ है, एक तरीके से ऑर्बिट बनी हुई है जिसको हम ऑर्बिट कह सकते हैं, में जो उसी ही परिधि पर यानी उसी ही सरफेस पर घूमते हैं। अगर इधर उधर घूमने लगा तो आपस में टकरा जाएंगे एक दूसरे से। दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, उस पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है। जैसे लड़का ये अर्थ है, ये अपनी ही इस लाइन पर घूमता रहेगा, ये जो लाइन है इसी पे घूमेगा, उससे टकराएगा नहीं। इसी तरह सबकी अपनी अपनी ऑर्बिट है, हम अपनी अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं, उसको ऑर्बिट कहते हैं। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। यानी प्लैनेट जो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में जितना समय लेता है उसको उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कहा जाता है। रिवोल्यूशन इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीज फ्रॉम द सन। जो रिवोल्यूशन है उससे क्या होता है कि सूरज से दूरी भी बढ़ जाती है, यानी एक परफेक्ट गोल शेप नहीं है, थोड़ी ओवल शेप होती है अंडाकार की, यानी कभी तो सूरज के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा प्लैनेट, कभी सूरज से दूर पहुंच जाएगा। रिवोल्यूशन के दौरान उसकी डिस्टेंस बढ़ती घटती रहती है। जैसे कि प्लैनेट्स मूव इन देयर ओन ऑर्बिट्स, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। जैसे सपोज ये लड़की खड़ी है पिंक वाली, पिंक में जो ड्रेस में लड़की है, ये सूरज है, ये देखिए सबसे पास में इसके जो प्लैनेट है इसके कितने पास घूम रहा है, और ये वाला जो अर्थ है ये जब यहाँ पे होगा तो कितना पास होगा सूरज को, जब यहाँ पे आएगा तो सूरज से दूर हो जाएगा। इसी तरह ये एक डिस्टेंस कवर करते रहता है, कभी पास पहुँच जाता है सूरज से, कभी सूरज से दूर। तो ये जो इसकी ऑर्बिट है वो सर्कुलर न होकर एक ओवल शेप यानी एक अंडे आकार की है, जैसे अंडा होता है हमारा। Beside revolving around the sun, a planet also rotates on its own axis like a top. जैसे फिगर में दिखाया गया है, सो इसकी तरह इसकी चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स घूमते हैं। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। जो उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको पीरियड ऑफ रोटेशन कहते हैं। अ प्लैनेट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस लाइक ए टॉप। जैसे ये है, ये एक लट्टू दिखाया गया है, ये अपनी एक्सिस पे ही घूम रहा है, ये एक रोटेशन है, ये रोटेशन लगा रहा है। और रिवोल्यूशन ये है कि जब सूरज का चक्कर लगा रहा है, तो रोटेशन रिवोल्यूशन में अंतर समझ में। रोटेशन में जैसे ये प्लैनेट जो लट्टू है अपनी ही जगह पे घूम रहा है, और अगर ये घूमता घूमता सूरज के चक्कर भी लगाए वो रिवोल्यूशन कहलाएगा, और अपनी जगह पर घूमना इसका रोटेशन कहलाएगा। तो ये इसमें दिखाया गया प्लैनेट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। Some planets are known to have moon satellite revolving around them. कुछ प्लैनेट्स जो हैं जाने जाते हैं उनके चांद और सैटेलाइट्स के, जो चांद और सैटेलाइट्स हैं उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। Any celestial body revolving around another celestial body is called its satellite. यदि कोई सेलेस्टियल बॉडी है उसके तरफ कोई दूसरी सेलेस्टियल बॉडी घूम रोटेट कर रही है तो उसको उसकी सैटेलाइट या उसका चांद कहा जाता है। द अर्थ कैन बी सेड टू बी ए सैटेलाइट ऑफ द सन। जो अर्थ है, अर्थ को हम सूरज की सैटेलाइट कह सकते हैं।
बिकॉज हमारी अर्थ क्या है, सूरज के चक्कर लगा रही है, तो यानी अगर किसी भी प्लैनेट के कोई चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसको उसी सैटेलाइट कहा जा सकता है। इसी प्रकार हम अर्थ को सूरज की सैटेलाइट कह सकते हैं। थ्रो जनरली वी कॉल इट अ प्लैनेट ऑफ द सन, और इसको हम सन का प्लैनेट भी कह सकते हैं। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, डज इट मेक अर्थ सैटेलाइट ऑफ द सन। इसमें वही पूछा गया, जो हमारी अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो क्या मुझे सूरज की सैटेलाइट कह सकते हैं। वी यूज द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट्स। मून इज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, यानी जो जिस तरह धरती चांद सूरज का चक्कर लगा रही है, उसी तरह जो चांद है वो धरती का चक्कर लगाता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो हम मून को अर्थ का सैटेलाइट कह सकते हैं कि जो अर्थ की सैटेलाइट है वो मून है। देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट, कुछ मैन मेड सैटेलाइट्स भी हैं जो ह्यूमन बींग्स ने बनाई हैं, जो कि पृथ्वी के चारों ओर घूमती हैं, जो कि पृथ्वी के बारे में अपडेट करती हैं कि कैसा वातावरण रहेगा, कहाँ पे क्या कंडीशन रहेगी, कैसा क्लाइमेट रहेगा, तो उनको हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। उनको क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहा जाता है, जो ह्यूमन मेड यानी हमारे द्वारा बनाकर पृथ्वी की सतह से बाहर भेजी गई हैं, जो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। और नेचुरल सैटेलाइट से हमारा क्या आएगा, मून आएगा। मून को हम नेचुरल सैटेलाइट बोलेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है एस्ट्रोनॉमी इन एंशियंट इंडिया। पुराने समय जो एस्ट्रोनॉमी होती थी वो किस तरह की जाती थी। द प्रैक्टिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन एंशियंट इंडिया इज मेंशन्ड बाय ऋग्वेदा विच वाज कंपोज्ड अबाउट 4000 ईयर्स अगो। 4000 साल पहले जो ऋग्वेद था उसमें लिखा गया है, उसमें बताया गया है मैनी इंडियन स्कॉलर्स हैव कंट्रीब्यूट टू एस्ट्रोनॉमी। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एज एस्ट्रोनॉमर इज आर्यभट्टा। जो आर्यभट्टा थे वे बहुत ही प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमी थे। बहुत से स्कॉलर्स हुए, लेकिन जो आर्यभट्टा थे वो बहुत ही जाने माने एस्ट्रोलॉजर थे। द वर्क ऑफ आर्यभट्टा ऑन एस्ट्रोनॉमी, तो आर्यभट्टा उन्होंने एस्ट्रोनॉमी का वर्क किया, कैन बी फाउंड इन हिज राइटिंग आर्यभट्टा। उनकी आर्यभट्टा जो थी उसमें लिखा हुआ है उन्होंने। ही wrote इट इन 499 CE। उन्होंने 499 CE में लिखा था। एट द एज 23 ईयर्स, 23 साल की उम्र में उन्होंने लिखा था। द डायमीटर ऑफ द अर्थ, क्या लिखा था उन्होंने, द अर्थ का डायमीटर एज सेटेड बाय आर्यभट्टा इज क्लोज टू इज प्रेजेंटली नोन वैल्यू। जो अर्थ का डायमीटर है वो आर्यभट्टा ने ही बताया था कि कितना है। वो अपनी बुक में लिखा था आर्यभट्टा जो है 23 साल की उम्र में। डिस्क्रेडिंग द पॉपुलर व्यू डेट द अर्थ इज अचला इमूवेबल, आर्यभट्टा स्टेट डेट अर्थ इज स्फीयर एंड रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। जो आर्यभट्टा है उन्होंने कहा था कि अपनी बुक में लिखा है उन्होंने, जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो एक स्फीयर है, सर्कल में होकर एक स्फीयर है, जो कि अपनी एक्सिस अपनी जगह पर वो घूमती है। हिज एस्टिमेट अबाउट द सिडियल पीरियड ऑफ अर्थ वाज 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4.1 सेकेंड। उन्होंने कहा कि जो अर्थ एक अपने चक्कर लगाती है, वो पूरा अपना एक रोटेशन करती है, 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकेंड में एक अपना राउंड कंप्लीट करती है अपनी एक्सिस पर। विच इज़ वेरी क्लोज टू द प्रेजेंटली नोन वैल्यू, जो कि आज की जो हम मानते हैं 24 घंटे में जिसको मानते हैं वो उस वैल्यू के बहुत ही क्लोज है। ये चीज़ आर्यभट्टा ने बहुत समय पहले बता दी गई थी। ही आल्सो करेक्टली स्टेटेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। उन्होंने बहुत ही पहले यह कह दिया था, बता दिया था। आज तो हमारे वैज्ञानिकों ने बताया, लेकिन उन वैज्ञानिकों से पहले आर्यभट्टा जी ने बता दिया था कि जो चांद है और बाकी प्लैनेट है सूरज की किरणों रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें दिखाई देते हैं। ही आल्सो गिव साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर द सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। उन्होंने लूनर इक्लिप्स के लिए भी साइंटिफिक रीज़न एक्सप्लेन किया। व्हेन द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल ऑन द मून, जब धरती की यानी पृथ्वी की जो शैडो है, परछाई है, वो मून पर पड़ती है, इट कोजेस लूनर इक्लिप्स, उसको लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। व्हेन द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ, जब चांद की शैडो अर्थ पर पड़ती है, इट को सोलर इक्लिप्स, उसको सोलर इक्लिप्स कहा जाता है, यानी उसको कहा जाता है सूर्य ग्रहण। और जब अर्थ की शैडो उस पर पड़ती है चांद पे, तो उसको कहा जाता है चंद्र ग्रहण यानी मून इक्लिप्स। आर्यभट्टा ऑल्सो फाउंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून विच इज़ वेरी क्लोज टू नोन द टूडेज वैल्यू, क्लोज टू द नोन वैल्यू टुडे। आर्यभट्टा ने
अर्थ और चांद के बीच की जो दूरी बताई थी वो आज के समय की जो दूरी बताई गई है उसके बिल्कुल लगभग बराबर है। हमारा प्लेनेट है मरकरी। मरकरी जो सबसे पहला प्लेनेट है जो सूर्य सबसे नज़दीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में बुध भी कहा जाता है। द प्लेनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। जो प्लेनेट मरकरी है वो सूर्य के बहुत करीब है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम बिकॉज मरकरी इज़ वेरी क्लोज टू द सन। यह बहुत ही छोटा प्लेनेट है क्योंकि यह सूरज के बहुत ही समीप है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व इट। इसको ऑब्जर्व करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन। यानी सूरज की से गर्म गर्म लेयर्स निकलती हैं तरह की या लपटें निकलती हैं, उसके उनमें एक तरह से कवर रहता है। इसके इतने नज़दीक है कि बहुत ही ज़्यादा सूरज के नज़दीक है, तो मोस्टली ये उसी में एक तरीके छुपा रहता है। हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व डेट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट नियर द होरिजन सो इट इज़ विजिबल। जबकि हम इसको देख सकते हैं कि जब सनराइज होता है, सूरज निकलता है या सूरज छिपता है, उस समय यह हमें हल्का सा दिखाई देता है। एट द प्लेस वेयर ट्रीज और बिल्डिंग डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ द होरिजन मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। मरकरी है उसकी अपनी खुद की कोई सैटेलाइट भी नहीं है, यानी उसकी तरफ कोई भी प्लेनेट या कोई भी कैलेस्टियल रोटेट नहीं करता। अब पढ़ते हैं हमारा दूसरा प्लेनेट जो मरकरी के बाद होता है, उसका नाम है वीनस, यानी हिंदी उसको हम बोलते हैं शुक्र। वीनस इज अर्थ नियरेस्ट प्लेनेटरी नेबर। यानी जो वीनस है वो अर्थ का नेबर पड़ोसी प्लेनेट है, यानी अर्थ के पड़ोस वाला प्लेनेट है। इट इज़ ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द स्काई। ये आसमान में सबसे चमकीला प्लेनेट है। समटाइम वीनस अपेयर इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज। कभी कभार जो है जो वीनस है वो दिखाई पड़ता है ईस्टर्न एरिया में सनराइज से पहले। समटाइम्स इट अपेयर इन द वेस्टर्न साइड। कभी कभी ये वेस्टर्न स्काई में भी दिखाई पड़ता है। जस्ट आफ्टर सनसेट देयरफॉर इट इज़ ऑफन कॉल्ड अ मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। कभी कभी समटाइम इसको क्या कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ऑल्दो इट इज़ नॉट ए स्टार, जबकि ये कोई स्टार यानी कोई तारा नहीं है। ट्राई टू लोकेट वीनस इन द नाइट स्काई। आप वीनस को आसमान में देखने की कोशिश करिएगा। वीनस हैज़ नो मून और सैटेलाइट। वीनस के भी कोई मून और कोई सैटेलाइट नहीं है। इट्स ओन, उसके जो कि उसके खुद के हों, ये उसके चारों तरफ रोटेट करते हैं। रोटेट ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवट अनयूजुअल। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम टू वेस्ट टू ईस्ट। यह अर्थ की अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। जब हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही होती है तो यह ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहा होता है। एक्टिविटी 17.10 में क्या दिखाया गया है, फाइंड आउट फ्रॉम सम न्यूज़पेपर और फ्रॉम एन almanac that time when Venus is visible in the sky. You can easily recognize Venus is by its brightness. Remember that Venus cannot be seen very high in the sky. You must try to observe Venus either 1.3 hours before sunrise or 1 to 3 hours after sunset. इसमें बताया गया है कि जो हमारा सूरज है वो वीनस है, और पिछले आप कोई न्यूज़पेपर कलेक्ट करिएगा जब जिस समय वीनस दिखाई दिया गया हो, तो यह वीनस जो है 1 से 3 घंटे के बाद दिखाई देता है। सनराइज सूरज के 1 से 3 घंटे के बाद दिखाई देता है निकलने के, या सूरज के 1-2-3 घंटे पहले छिपने से पहले दिखाई पड़ता है। आप पुराने न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ देख सकते हैं। डज इट मीन दैट ऑन वीनस द सन वुड राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट। इसका मतलब यह है कि जो सन है वो वेस्ट में राइज होता है और ईस्ट में छुपता है। इसका मतलब यह है कि इफ़ यू गेट चांस ट्राई टू ऑब्जर्व Venus थ्रू ए टेलीस्कोप यू विल ऑब्जर्व दैट Venus शो फेजेस जस्ट लाइक अ मून। अगर आप टेलीस्कोप से वीनस को देखोगे तो वीनस आपको कुछ इस फेजेस में दिखाई देगा, जैसे हमारा चांद दिखाई पड़ता था। ये देखिए फेजेस में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फुल है, यहाँ पे थोड़ा हाफ है, यहाँ पे थोड़ा हाफ है, यहाँ पे बिल्कुल हाफ है। ये फेजेस दिखाए गए हैं वीनस के, जैसे चांद के दिखाई देते हैं। ये हम अपने डायरेक्ट आई से नहीं दे सकते, हमको इसको देखने के लिए टेलीस्कोप की ज़रूरत होगी। टेलीस्कोप के थ्रू ही हम इसको देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं द अर्थ, अपने प्लेनेट के बारे में, जिसको हिंदी में पृथ्वी कहा जाता है। द अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नॉन टू एग्जिस्ट। यानी
पृथ्वी यानी अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ संभव है, यहाँ पर जीवन संभव है। सम स्पेशल इन्वायरमेंट कंडीशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सिस्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। बहुत सारी स्पेशल कंडीशन है जो सिर्फ अर्थ पे ही अवेलेबल है, रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन लाइफ के लिए, जिसकी वजह से जीवन संभव है। दीज इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन so that it has the right temperature range, the presence of water and suitable atmospheric and blanket of zone। यह सूरज से बिल्कुल पास में होगा, सूरज से थोड़ी दूरी पर है, तो इसी तरह इसमें डिफरेंट टाइप्स की एटमॉस्फेयर पाया जाता है, वाटर भी पाया जाता है हमारी पृथ्वी पर, जो कि बहुत ही सूटेबल है। और सूटेबल एटमॉस्फेयर भी मिलता है, जैसे हवा भी मौजूद है, यहाँ पे ग्रेविटी भी है, काफ़ी चीज़ें अर्थ पर पाई जाती है। और हमारी एक ओजोन लेयर भी मिलती है जो एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है, जो अर्थ पर है। वी मस्ट टेक स्पेशल केयर टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट सो डैट लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट डिस्टर्बेड। हमें अपनी अर्थ के लिए स्पेशल केयर रखनी चाहिए, जिससे कि हमारी धरती पर जितना जो वातावरण है वो डिस्टर्ब ना हो। फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। जो स्पेस है यानी स्पेस से जो अर्थ दिखाई देती है वो अपीयर ब्लू दिखाई देती है, अपीयर ब्लू होती है, ब्लू अपीयर होती है। और ग्रीन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द वाटर एंड लैंड मास। यानी जो अर्थ पे पानी है और लैंड है, घासें हैं, ग्रीन एरिया है, उसके रिफ्लेक्शन की वजह से जो है कि हमें अर्थ हरी और नीली दिखाई पड़ती है स्पेस से। द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। जो अर्थ का रोटेशन का जो परपेंडिकुलर है एक्सिस का, वो परपेंडिकुलर नहीं है ऑर्बिट के, यानी ऑर्बिट पे जो ऑर्बिट है अर्थ का उस पर परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ा सा झुकाव में है, वो पूरा 90 डिग्री ना होगा, झुकाव में है, परपेंडिकुलर नहीं है। द टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ। अर्थ हैज द ओनली वन मून। यही रीज़न है कि अर्थ का जो मौसम का चेंज होता है उस की वजह से ही होता है। और अर्थ का एक चांद भी है जिसको हम सैटेलाइट कह सकते हैं, नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ हैज़ ओनली वन मून। अर्थ का एक मून भी है। आई एम 13 years old, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई गो राउंड द सन। अब पढ़ते हैं यहाँ पे मार्स के बारे में। मार्स का जो हमारा 4th प्लैनेट है मरकरी, अर्थ के बाद मार्स, जिसको मंगल भी बोलते हैं, हिंदी में इसको मंगल कहा जाता है। द नेक्स्ट प्लैनेट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑन द अर्थ इज मार्स। यानी जो अर्थ से अगला प्लैनेट दिखाई देता है उसका नाम मार्स है। मार्स से अगली ऑर्बिट में जो प्लैनेट है वो अर्थ से अगली ऑर्बिट में जो प्लैनेट है वो मार्स है। इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश, यह हल्का सा लाल दिखाई देता है। एंड देयरफॉर इट आल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट, इसलिए इसको लाल यानी रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मार्स हैज़ 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स। मार्स की 2 अपने खुद की नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। मंगलयान के बारे में पढ़िए। मंगलयान में क्या बताएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इसरो कहा जाता है, लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मार्स ऑर्बिट मिशन। मंगलयान जो इसरो है उसने एक मंगलयान मिशन लॉन्च किया था, जिसपे एक सैटेलाइट भेजी गई थी मार्स पर, जिसका नाम रखा गया था मंगलयान। ऑन 5 नवंबर 2013 में भेजी गई थी। इट वाज सक्सेसफुली प्लेस्ड इनटू एन ऑर्बिट ऑफ मार्स। मार्स की ऑर्बिट में उसको सक्सेसफुली पहुंचा दिया गया था ऑन सितंबर 24, 2014। यानी उसको 5 नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था और 24 सितंबर 2014 में पहुंच गई थी। With this, India became the first country in the world to do so in the first attempt। ये इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गई थी जिसने पहले ही अटेम्प्ट में ये कर दिया था। अब हमारा नेक्स्ट प्लैनेट जो है वो है जुपिटर। जुपिटर यानी जिसको हम हिंदी में बृहस्पति भी बोलते हैं। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर। यह सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज़ सो लार्ज अबाउट 1300 अर्थ्स कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस गेंट प्लैनेट। यानी इसके अंदर 1300 अर्थ इसके अंदर आ सकती हैं। ये इतना बड़ा है, यानी 1300
अर्थ्स इसके अंदर आ सकती हैं। इसका साइज इतना बड़ा है जुपिटर का। हाउएवर द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स, जबकि जो जुपिटर का मास है वो 318 गुना टाइम्स ज़्यादा है डेट ऑफ अर्थ से 318 गुना ज़्यादा है। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस, और यह अपने एक्सिस पे बहुत ही तेज़ी से रोटेट करता है। जुपिटर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, जुपिटर के बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, जिसको जैसे कि हमारे अर्थ की एक है जिसको मून बोलते हैं, ऐसे जुपिटर की बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं। इट आल्सो हैज़ फेंट रिंग अराउंड इट्स, उसके चारों तरफ एक फेंट रिंग भी बनी हुई है। यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज जुपिटर एज इट अपीयर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई इफ़ यू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। यू कैन आल्सो सी 4 ऑफ इट्स लार्ज मून, यानी इसने कहा कि जो हमारा जुपिटर है ये काफ़ी ब्राइट है, और इसके अगर आप इसको टेलीस्कोप से देखोगे तो इसके आप 4 के 4 मून देख सकते हैं, यानी चारों सैटेलाइट देख सकते हैं। जैसे एक ये रही, एक ये सैटेलाइट है 2, एक यहाँ पे इसकी 3, और एक ये रही, 4 सैटेलाइट इसकी दिखाई पड़ती हैं अगर आप इसको टेलीस्कोप वगैरह से देखोगे। तो ये जुपिटर एंड इट्स 4 लार्ज सैटेलाइट, ये जुपिटर दिखाया गया बीच में, और इसकी 4 की 4 सैटेलाइट्स दिखाई गई हैं। I have an idea. If you take a large ball which can accommodate about 1300 peas, then the ball will represent Jupiter and 1 pea will represent the Earth. ये उसने एक्टिविटी करके बताई है, जैसे कि आप एक पी ले ले, कोई मोटर का दाना ले ले और उसके आप 1300 पीसेस वगैरह कुछ कर दे, तो उसी तरह से में एक उसके अंदर समा सकते हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं जो दूसरा प्लैनेट हमारा सैटर्न यानी शनि, जिसको शनि कहा जाता है, ये सैटर्न है हमारा। बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न विच अपीयर येलोइश, जुपिटर के बाद हमारे जैसे अगला प्लैनेट आता है वो सैटर्न आता है, जो कि येलोइश इन कलर, यानी कलर में थोड़ा पीलेपन पे है। व्हाट मेक इट यूनिक, इसको क्या चीज़, व्हाट मेक इट्स यूनिक इन द सोलर सिस्टम इज इट ब्यूटीफुल रिंग, इसको जो यूनिक बनाती है पूरे सोलर सिस्टम में वो इसकी क्या है, इसकी चारों तरफ एक रिंग बनी हुई है जो कि इसको सबसे अलग पहचान देती है, इसको यूनिक बनाती है क्योंकि इसके चारों तरफ एक रिंग है प्लैनेट के। दीज रिंग आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आइज, यानी नेक्ड आइज का जो मतलब होता है कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के या टेलीस्कोप वगैरह के हम इनको नहीं देख सकते, कुछ ना कुछ देखने के लिए हमको चाहिएगा, तो हम नेक्ड आई से इसकी जो ये रिंग है इसको हम नहीं देख सकते। इसके लिए एक प्रॉपर टूल होना चाहिए हमारे पास, जैसे टेलीस्कोप वगैरह होती है। यू कैन ऑब्जर्व दैम विद अ स्मॉल टेलीस्कोप, आप एक इसको छोटी सी टेलीस्कोप के थ्रू, स्मॉल टेलीस्कोप के थ्रू इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। सैटर्न ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, इसके भी काफ़ी नंबर्स ऑफ सैटेलाइट्स हैं, यानी इसके भी काफ़ी सारी सैटेलाइट्स हैं जिस तरह जुपिटर के पास थी। और इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सैटर्न इज डैट इट इज़ द लेटेस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट, इट्स डेंसिटी इज लेस देन डैट ऑफ वाटर, जो ये प्लैनेट है इसकी जो डेंसिटी है वो पानी से भी बहुत कम है। सैटर्न जो हमारा प्लैनेट है इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से भी बहुत कम है। अब हमारा पढ़ते अगला जो है वो है यूरेनस एंड नेपट्यून, दो प्लैनेट के बारे में बताया गया है। दीज आर द आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम के सबसे आउटर मोस्ट प्लैनेट है, यानी सबसे लास्ट में आने वाले प्लैनेट हैं ये सबसे लास्ट में आते हैं। दिस कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप, इनको हम लार्ज यानी बड़े टेलीस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं, जबकि हम जुपिटर सैटर्न वगैरह को एक स्मॉल टेलीस्कोप के थ्रू भी देख पा रहे थे, लेकिन जो ये यूरेनस और नेपट्यून है इनको हम बड़ी टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस पर हो गए। लाइक वीनस यूरेनस आल्सो रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जैसे जो वीनस और यूरेनस है वे रोटेट करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ यूरेनस इज डैट इट इज़ हाईली टिल रोटेशनल एक्सिस, यानी जो यूरेनस है उसकी जो रोटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा तिरछी है, यानी बहुत ज़्यादा घुमावदार है, उसकी एक्सिस जो है अलग ही शेप की है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी एक्सिस राउंड में होकर किस तरह बिल्कुल एकदम घुमावदार है। यहाँ पे ये बिल्कुल नज़दीक में है, ये फिर दूर हो गया, फिर एकदम नज़दीक में, फिर ये दूर हो गया, एकदम टिल्ट तरह का इसका पाथ है। यूरेनस इज़ इन इट्स ऑर्बिटल पाथ, ये इसका जो ऑर्बिटल पाथ है वो कुछ इस तरह का है, और ये अपने पूरे एक्सिस बिल्कुल टिट यानी घुमावदार है बिल्कुल एकदम। तो चलिए यहाँ पे जो एक एक्टिविटी दी गई, जो बूझो है, बूझो को एक नोटी आइडिया आया दिमाग में, तो उसने कहा कि जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो हमारा ये प्लैनेट है
सैटर्न जो है वो बहुत ही मतलब कि वाटर से डेंसिटी उसकी कम है, तो कहता है कि अगर वाटर से उसकी डेंसिटी कम है, अगर हम उसको पानी में डिप कर दे, पूल में डाल दे, तो क्या वो पानी पे तैरेगा। इसने ऐसा सोचा, यहाँ पे इसने ऐसा सोचा कि अगर उसको पानी में डाल दे क्या वो तैरेगा। ठीक है। एज ए रिजल्ट इन इट्स ऑर्बिटल मोशन इट अपेयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड्स। द फर्स्ट 4 प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मच नियर द सन। एंड जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट है वे सन के बहुत ही पास हैं, जिनके नाम बताए मरकरी है, वीनस है, अर्थ है एंड मार्स। चारों प्लैनेट सन के बहुत पास है। देन अदर 4 प्लैनेट्स, जो बाकी के 4 प्लैनेट्स हैं उनके मुकाबले। दे आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स, इनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। द इनर प्लैनेट्स हैव वेरी फ्यू मून्स, जो इनर प्लैनेट है उनके बहुत ही कम चांद है, या तो है नहीं है तो बहुत कम है। द प्लैनेट्स आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स, नेमली जो मार्स की ऑर्बिट से जो दूर हैं प्लैनेट्स, जैसे जुपिटर हो या सैटर्न हो या यूरेनस हो या एंड नेपट्यून, आर मच फार ऑफ देन द इनर प्लैनेट्स, वे इनर प्लैनेट से बहुत ही दूर हैं। दे आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स, उन्हें आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। दे हैव अ रिंग सिस्टम अराउंड देम, उनके चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं उनके चारों तरफ अपना एक रिंग सिस्टम, एक रिंग बनी हुई है। द आउटर प्लैनेट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स, जो आउटर प्लैनेट्स है उनके काफ़ी सारे मून भी है, उनके चारों तरफ काफ़ी सारे मून है, उनकी अपनी पर्सनल सैटेलाइट्स हैं, जो कि इनर प्लैनेट्स के पास नहीं है, या तो है नहीं और हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में है। जैसे हमारे पृथ्वी के पास एक नेचुरल सैटेलाइट जिसको हम चांद बोलते हैं। सम अदर मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, अब सोलर सिस्टम में कुछ अदर मेंबर्स भी हैं प्लैनेट्स के अलावा, उनके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर सम अदर बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन, कुछ अदर बॉडीज भी हैं जो सन के चारों तरफ घूमती हैं, जैसे कुछ पार्टिकल्स भी हम कह सकते हैं। दे आर आल्सो मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, वे भी सोलर सिस्टम के मेंबर्स हैं, वे भी एक हिस्सा हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम, चलिए उनके कुछ बारे में पढ़ते हैं। जैसे एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स क्या होता है, एस्टेरॉइड्स भी एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। देयर इज ए लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, जो मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट है उनके बीच में काफ़ी बड़ा गैप है, यानी मार्स का ऑर्बिट यहाँ है तो जुपिटर का यहाँ है, तो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। जैसा फिग नंबर 70 इसमें दिखाया गया है, ये मार्स ये रहा, यहाँ मार्स है, ये जुपिटर है, यानी ये मार्स की ऑर्बिट है, ये जुपिटर की ऑर्बिट है इस लाइन, तो इसके बीच में काफ़ी डिस्टेंस है। ठीक है ना। तो क्या कहा उसके बारे में इन्होंने, दिस गैप इज़ ऑक्यूपाइड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, इस जो ये गैप है इसके बीच में क्या होता है, बहुत सारी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आ जाती हैं, वो उसको घेर लेती हैं, इस जगह को कवर कर लेती हैं। डेट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो कि सन के चारों तरफ घूमती रहती हैं। दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, उनको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। एस्टेरॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप, उनको सिर्फ लार्ज टेलीस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है। तो देखे कहना ही चाह रहा है कि जैसे ये मार्स है हमारे, ये मार्स दिखाई दे रहा है, ये मार्स मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, ये मार्स की ऑर्बिट है, ये वाली लाइन जो है ये अगले वाली लाइन है मार्स की ऑर्बिट है, और ये जुपिटर है और ये जुपिटर की ऑर्बिट है। तो इस ऑर्बिट के और इस ऑर्बिट के बीच में काफ़ी सारा स्पेस है ये वाइट वाला। तो यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक दिखा रहा है ये कुछ पार्टिकल्स है जिनको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं ये भी, तो ये इनके ऑर्बिट्स के बीच में आ जाते हैं और यहीं पे रहते हैं और यहीं पे सूरज के चक्कर लगाते रहते हैं, तो इनको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। अब आया कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं, कॉमेट्स भी मेंबर है सोलर सिस्टम का। कॉमेट्स आर आल्सो मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सही बात है, ये भी हमारे सोलर सिस्टम के मेंबर्स हैं, जैसे हमारे प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, यानी ये जो है सन के हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो बहुत ही नज़दीक की ऑर्बिट है, उसमें रिवॉल्व करते हैं कॉमेट्स। हाउएवर देयर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन राउंड द सन इज़ यूजुअली वेरी लॉन्ग, जबकि इनका जो चक्कर होता है सूरज के लगाने का बहुत ही लंबा होता है। अब कॉमेट्स अपीयर जनरली एज ए ब्राइट हीट विद अ लॉन्ग टेल, जो कॉमेट्स है में बहुत ही ज़्यादा गर्म और लंबी सी एक पूंछ जो बोलते कह सकते हैं हम, लंबे लंबे और बहुत ही गर्म और चमकदार दिखाई देते हैं, लेंथ की तरह का। द लेंथ ऑफ टेल ग्रो इन साइज, जो उनकी टेल होती है कॉमेट्स की, वो एक धीरे धीरे क्या है साइज में ग्रो होने लगती है। एज इट अप्रोचेज द सन द टेल ऑफ कॉमेट्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन, जैसे ही वो उनकी टेल
सन के पास पहुंचती है तो वह उनसे अपना आप ही, सूरज से अपना आप ही उनकी टेल्स वगैरह खुद दूर हो जाती हैं। द एस्टेरॉइड्स बेल्ट, ये बेल्ट दिखाई गई है एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की। ये देखो यहाँ पे दिखा गया एस्टेरॉइड लिखा है ना, एस्टेरॉइड्स हैं। कॉमेट्स हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्म और चमकदार होते हैं। इनकी जो टेल्स भी धीरे धीरे ग्रो होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं वैसे मिक्स होके। तो कुछ इस तरह के होते हैं। ये दिखाया गया है डिफरेंट पोजीशन ऑफ ए कॉमेट। ये कॉमेट्स जो है उसकी डिफरेंट पोजीशन दिखाई गई है, जैसे हैं ये देखिए जो वाइट वाला है ये कॉमेट्स दिखाया गया है। इस तरह इसकी टेल्स बोल रहे हैं, टेल्स, ये इसको टेल दिखाई गई है इस तरीके से, इनकी पूंछे ये वाला दिखाया गया कॉमेट्स है। ठीक, इस वाली इमेज में 17.36 में कॉमेट्स की इमेज दिखाई गई है। मैनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर पीरियडिकली। कुछ कॉमेट्स है कि एक स्पेसिफिक टाइम, फिक्स टाइम के बाद दिखाई पड़ते हैं। वन सच कॉमेट इज हेलेस। हेलेस नाम का एक कॉमेट है जिसका नाम हेलेस कॉमेट है, विच अपीयर्स आफ्टर नियरली एवरी 76 ईयर, जो कि हर 76 ईयर बाद दिखाई पड़ता है। हेलेस कॉमेट्स, इट वाज लास्ट सीन इन 1986। यह लास्ट टाइम 1986 में देखा गया था। कैन यू टेल व्हेन हेलेस कॉमेट विल बी विजिबल अगेन। क्या आप बता सकते हैं जो हेलेस कॉमेट है वो अगली बार कब दिखाई दिया था। आप इसको काउंट करिएगा, वो हर 76 ईयर में दिखाई देता है। लास्ट टाइम उसको 1986 में देखा गया था। तो अब आप खुद इसको बताइएगा कि ये अब कब दिखाई देगा। सिंपल सी बात, 1986 में आप 76 ईयर ऐड कर लीजिएगा तो आपको करंटली ईयर पता लग जाएगा कि कब दिखाई देगा। Superstitions about the comets. Some people think that comets are messenger of disaster. कुछ लोगों का कहना है कि जो कॉमेट्स होते हैं ये डिजास्टर का एक तरफ से एक मैसेज होता है। सच एज वार, जैसे कि कोई वार, एपिडेमिक्स आना हो जैसे, एंड फ्लड, बट दीज आर ऑल मिथ्स, लेकिन ये सब एक झूठ है। एंड सुपरस्टिशंस अपीयर्स ऑफ अ कॉमेट इन नेचुरल फिनोमिना, वी हैव नो रीजन टू बी अफ्रेड ऑफ इट। कुछ लोगों का कहना है कि जो कमेंट्स वगैरह दिखाई देते हैं इसका मतलब होता है कि मैसेज दे रहे होते हैं कि या फिर तो कोई फ्लड आएगी, बाढ़ आएगी या कोई महामारी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक नेचुरल फिनोमिना है कॉमेट्स का दिखाई पड़ना। इसका इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि कुछ इस तरह की एक्टिविटी होगी, कोई डेंजरस एक्टिविटी होगी जैसे फ्लड वगैरह या महामारी आना, जैसे अभी कोरोना वगैरह आया था, इस तरह की एक्टिविटीज़। तो इससे कॉमेट्स का कोई लेन देन नहीं है। अब आता है मीटोर्स एंड मीटोरिटीज़, यानी जो मीटोर्स ये भी एक मेंबर है, एंड मीटोरिट्स। एट नाइट व्हेन द स्काई इज क्लियर, रात के समय जब आसमान बिल्कुल क्लियर होता है, द मून इज नॉट देयर, जब उस समय चांद नहीं होता, यू मे समटाइम्स सी ब्राइट स्ट्रिक्स ऑफ लाइट इन द स्काई। अब जब चांद भी नहीं है लेकिन आप क्या देखते हैं, कुछ ब्राइट स्ट्रिक्स लाइट के फॉर्म में दिखाई देती हैं आसमान में, जैसे कि इस फिगर में दिखाई दे रही हैं। इस तरह की लाइन्स इस तरह है, कुछ जा रहा हो, ये बड़ी सी स्ट्रिक्ट लाइट एकदम ऐसे गिरना, तेज़ी से जाके कहीं और गायब हो जाती है, दिखती है फिर गायब हो जाती है। इसको मीटोर बोलते हैं, स्ट्रिक ऑफ ए मीटोर। दीज आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार्स, इनको शूटिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। ऑल्सो दे आर नॉट स्टार्स, ये स्टार्स तो नहीं होते, दे आर कॉल्ड मीटोर्स, इनको मीटोर्स कहा जाता है। कॉमनली इनको हम शूटिंग स्टार कह सकते हैं, बट ये स्टार्स नहीं होते तो इनको हम क्या नाम दिया है, इसको मीटोर्स के नाम से जाने जाते हैं। अ मीटोर इज यूजुअली a small object that occasionally enters the earth atmosphere at the time it is very high speed. The friction due to the atmosphere heat up it glow and evaporate quickly. क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो रात के समय या किसी रैंडमली तरीके से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं और फ्रिक्शन होने की वजह से उन पर हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वे क्विकली ग्लो कर जाती हैं और जल्द ही इवेपोरेट भी हो जाती हैं, इसलिए दिखनी बंद हो जाती हैं। डेट इज़ वाई द ब्राइट स्टिक लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, इसलिए जो स्टिक्स होती हैं ये बहुत ही कम समय के लिए दिखाई पड़ती हैं क्योंकि जल्दी इवेपोरेट हो जाती हैं गर्म होने के बाद और दिखती नहीं है फिर। सम मीटोर्स आर लार्ज एंड सो दे कैन रीच द अर्थ बिफोर दे इवेपोरेट कम्प्लीटली। कुछ मीटोर्स इतने बड़े होते हैं कि वे अर्थ पर पहुंचने से पहले इवेपोरेट नहीं हो पाते ठीक तरीके से, यानी काफ़ी समय तक दिखाई पड़ते हैं। द बॉडी डेट रीच द अर्थ इज कॉल्ड मीटोरिट्स, जो बॉडी है
कुछ तो इवापोरेट होगी, वो हमको दिखाई नहीं दी, गायब होगी, लुप्त होगी, लेकिन जो इवापोरेट नहीं हो पाती वे अर्थ तक पहुंच जाते हैं और अर्थ पर गिर भी पड़ते हैं, तो उनको हम मीटरोइड बोलते हैं। मीटरोइड्स हेल्प साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेशन द नेचर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म। जो मीटरोइड्स गिरते हैं धरती पे आके नुकसान तो करते हैं जिस जगह पे भी गिरते हैं, लेकिन वे हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे साइंटिस्ट क्या होते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है किस तरह के मटेरियल से बना है, उसके फिर हम सैंपल लिए जाते हैं, लैब में उसको टेस्ट किया जाता है कि मीटरोइड्स में क्या क्या है, कैसे बना है, क्या क्या उसके अंदर मटेरियल है, एक्सेट्रा। मीटोर शॉवर है, मीटोर्स का शॉवर जो होता है, जैसे बोलते हैं शावर। व्हेन द अर्थ क्रॉसेस द टेल ऑफ कॉमेट्स, जब अर्थ है जो सन के चक्कर लगा रही है तो जो कॉमेट्स हैं उनकी टेल्स वगैरह होती हैं, तो जब वो अर्थ उन टेल्स को क्रॉस करती है, स्वार्म्स ऑफ मीटोर्स आर सीन, तो कुछ मीटोर्स दिखाई पड़ते हैं। दीज आर नोन एज मीटोर्स शावर। उनकी जो टेल्स होती है वो दिखाई पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीटोर्स ऑफ शावर बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में दिखाई पड़ती हैं। सम मीटोर शावर अकर एट रेगुलर इंटरवल ईच ईयर। कुछ मीटर शावर जो है, मीटोर का जो शावर है यानी बरसात झरना जिसको हम बोल सकते हैं, एक तरीके से झरना दिखाई पड़ता है, वो कुछ रेगुलर इंटरवल्स के दौरान होता है, यानी साल में कुछ फिक्स टाइम होता है कि इस दिन दिखाई देगा, इस समय दिखाई देगा। यू कैन फाइंड द टाइम ऑफ देयर अपीयरेंस फ्रॉम ए साइंटिफिक मैगजीन और फ्रॉम द इंटरनेट। आप उनका जो टाइम पीरियड है यानी कब दिखाई देंगे, लास्ट टाइम कब दिखाई देते, अब कब दिखाई देंगे, वो चीज़ें आप साइंटिफिक मैगजीन से पता कर सकते हैं और इंटरनेट के थ्रू पता कर सकते हैं कि अब मीटेरोइड्स कब दिखाई देंगे आसमान में। अब पढ़ते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। कुछ तो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट जैसे हमारा मून। अब आता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, यानी जो सैटेलाइट्स ह्यूमन के द्वारा बनाई जाती है। यू मस्ट हैव हियर दैट देयर आर ए नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच आर ऑर्बिटिंग द अर्थ। आपने सुना होगा बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं। यंग माइट वंडर हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल सैटेलाइट। तो जो ये नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, हम लोगों द्वारा बनाई जाती है, साइंटिस्ट बनाते हैं उनको। दे आर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ। उनको अर्थ से लॉन्च किया जाता है अर्थ की ऑर्बिट में भेजने के लिए, सोलर मंडल में भेजने के लिए। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, में अर्थ के चारों ओर घूमती हैं। जिस तरह मून घूमता है, रोटेट करता है, इसी तरह में भी अर्थ के चारों तरफ घूमती है। मच क्लोजर देन अर्थ नेचुरल सैटेलाइट द मून। जितनी दूरी पर चांद घूमता है अर्थ के, उससे कम दूरी पर वे घूमती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि चांद तो एक उचित दूरी पर घूम रहा है धरती से, लेकिन जो नेचुरल जो मैनमेड सैटेलाइट्स है जो ह्यूमन द्वारा भेजी गई हैं, वे अर्थ के बहुत ही करीब, बहुत ही पास में रिवॉल्व करती हैं। इंडिया हैज़ बुल्ड एंड लॉन्च सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इंडिया ने बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। आर्यभट्टा वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट्स। जो फर्स्ट सैटेलाइट थी उसका नाम आर्यभट्टा था। सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स आर, जैसे कुछ इंडियन सैटेलाइट्स के नाम बताए गए हैं आर्यभट्टा बाद। इनसेट हुई, IRS हुई, कल्पना 1 हुई, ईडस्टा हुई, ईडियोसैट हुई, एक्सेट्रा। ये सभी क्या है, सैटेलाइट्स के नाम हैं जो कि अब तक भेजी जा चुकी हैं। Artificial satellites have many practical application. They are used for forecasting weather, transmitting television and radio signal. They are also used for communication and remote sensing. जो सैटेलाइट भेजी गई है उनका पर्पज़ ये है कि वे हमारे वेदर को कवर करती हैं, हमारा वेदर के बारे में बताती है कि आज का वातावरण कैसा है, और वो जो हम अपने मोबाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं उनकी टेलीकम्युनिकेशन के लिए काम भी आती है, रिमोट सेंसिंग के लिए भी काम आती है। जैसे हम फ़ोन में बात करते हैं वो टावर पे जाती है, टावर से सैटेलाइट से जाती है, सैटेलाइट से फिर टावर पे आती है और फिर दोबारा वो फ़ोन के सिग्नल में आती है। इस तरीके से सैटेलाइट वर्क्स करती हैं जो अर्थ की ऑर्बिट में रहती हैं। ये इमेज दिखाई गई है, ये अर्थ है, अर्थ के बाहर ही सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही हैं। ये अर्थ की सम इंडियन सैटेलाइट्स कुछ इस तरह की दिखाई गई हैं। सैटेलाइट्स के यहाँ पे जो ब्लू दिखाई दे रहा है आपको, सोलर पैनल है। क्या होता है कि जो सब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो चार्ज होते हैं, यहाँ से अपनी सप्लाई लेते हैं, यहाँ पे अपनी बिजली लेते हैं, खुद बनाते हैं और उसको यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि उनको चलने के लिए कुछ सोर्स तो चाहिएगा ना, तो ये यहाँ से अपनी खुद सेल्फ जनरेट कर लेती है इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल के थ्रू। तो सैटेलाइट्स के बारे में यहाँ तक ही था।
और ये आपका चैप्टर कंप्लीट। ओके।